सब्जी ले लो सब्जी। सुल्तानपुर में जगन नाम का डाकिया रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब जगन डाकिया से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। अरे जगन भैया कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी है? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था। बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती। शहर में मेरी बहू को अकेले बच्चा संभालने में परेशानी होती। पत्र पहुंचने के लिए धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर जगन वहाँ से आगे चला जाता है। निशा दीदी आओ, बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं। अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है। जो अपने परिवार से दूर रहे हो उनको पत्र के जरिए मिलाना मेरा काम है बहन। धन्यवाद भैया। उसके गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश भी जगन को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। एक दिन राजेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ से जगन गुजरा। क्या हुआ राजेश भाई? कुछ नहीं, जगन भैया माँ बहुत बीमार हैं और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ वहीं है, फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। वरना इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे लिखूं? मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखता हूँ। इतना बोलकर जगन वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुँचाने थे। राजेश वहीं पर बैठकर जगन डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में जगन वापस आ जाता है। अरे आप आ गए जगन भैया। हाँ चलो, अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। राजेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो जगन डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वो पता राजेश ने लिखा था। यह लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर यह तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें यह जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक से राजेश जगन के दफ्तर में आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या हुआ राजेश, इतने गुस्से में क्यों हो? जगन भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँच पाया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। ये सुनकर जगन डाकिया दंग रह गया। अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। राजेश जगन की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पूछते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही जगन डाकिया के घर पहुँच जाते हैं। अरे जगन, तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया।
वह भी थोड़े से पैसे के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और यह भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर राजेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूं कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी यह गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। जगन सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने यह सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को। राशन हमें माफ करो भैया। जगन ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना। भैया दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। जगन बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वह क्या करे। वह काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा न हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए जगन पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरी तरफ राजेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। राधिका बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुँचे कि नहीं। बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। जगन अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर राधिका की यह कड़वी बात उसके दिल पर लग गई। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है। आए बड़े संत कहीं के। दो दिन बीत गए और जगन डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी राजेश भागा भागा वहां आता है। अरे राजेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? सरपंच जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अरे अरे, जरा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ है। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जगन भैया बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहां मौजूद सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ, क्या हुआ? कहाँ से मिल गया पत्र और पैसा भाई? सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो जगन भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत शलत पता लिख दिया, डाकिया। जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता नहीं मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि जगन भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, जगन भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे अब तब तो हमसे बड़ी भूल हो गई है भैया, जगन को पहचानने में। वह दूसरा डाकिया जिससे जगन भैया ने पत्र भेजा था, वह आज ही मेरे पास आया और आके मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा के गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी। जगन भैया पर शक करके और गांव के कुछ लोग जगन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जगन, दरवाजा खोलो भाई। जगन भैया, मैं राजेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक जगन का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जगन छोड़ कहीं चला गया होगा भाई? अरे नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया भाई। अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो, चलो ये दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। जगन अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया, अब माँ कैसी है? जगन की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जगन की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। जगन, तुमने अपना यह क्या हाल कर लिया है? भाई, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। अब हम सबको माफ कर दो जगन। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। आप परेशान ना हो। और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। कौन सा काम? निशा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो मैंने उधर उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचा दो। सब लोग जगन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम उनके पति के नाम से पत्र लिखकर क्यों भेजते हो? सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वह जिंदा तो रहेगी। जगन की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम बहुत महान आदमी हो जगन। हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुन जगन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद जगन पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है।